नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी और पत्रिका टीवी में हर हफ्ते हम आपको मिलवाते हैं अलग अलग फील्ड में उल्लेखनीय काम कर रही है, कुछ अलग हटकर काम करने वाले शख्सियतों से। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे ही एक आर्टिस्ट, एक ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि मल्टी टैलेंटेड है। विचित्र सिंह एक जाना माना नाम है, माइम आर्टिस्ट हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी जो टैलेंट है उनके अंदर छुपे हुए, उन सब की जानकारी लेंगे। तो खास मुलाकात करेंगे विचित्र सिंह जी से। सर नमस्कार मैम। माइम आर्टिस्ट आप हैं, पेंटिंग आप करते हैं और भी बहुत सारी क्रिएटिविटी जो है ना वो आपके काम में झलकती है। शुरुआत आपकी किस तरह से हुई थी? माइम आर्टिस्ट आप पहले बने थे या पेंटिंग है, या जैसे मैं पीछे आपका ये आर्ट भी देख रही हूँ जो आपने पेपर से बनाया है, शुरुआत किस से की थी आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि हर आर्टिस्ट की शुरुआत तो पेंटिंग से ही होती है, क्योंकि जब दूसरी तीसरी क्लास में होता है तभी से वो कुछ ना कुछ बनाने लग जाता है। स्केचेस बनाता था, चाचा चौधरी के कार्टून, बिल्लू, पिंकी, ये बचपन में जो बनाते थे वो बनाते थे, और वो बनाते बनाते पेंटिंग का शौक़ बढ़ने लगा। पर कुछ ऐसा हुआ कि पेंटिंग की मैं मतलब शिक्षा नहीं ले पाया। कहीं भी एक बार कोशिश भी की, एक बार किसी ने मुझे ऑफ़र भी किया, किसी बड़े आर्टिस्ट ने, कि मेरे अंडर में सीख लो। तो उस टाइम घर वालों का थोड़ा सा ऐसा था कि क्या पेंटर बनेगा ये। और उस टाइम हम भी ये नहीं समझते थे कि पेंटिंग में इतना आगे जाया जा सकता है, क्योंकि 10th करना 11th करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था हमारे लिए उस टाइम ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब तो बहुत सारे स्ट्रीम्स खुल गए, तो पेंटिंग नहीं की। हाँ, पर पेंटिंग का शौक़ बहुत रहा। 8th क्लास से ही मैं कहानियाँ लिखने लग गया था, तो कहानियाँ किताब भी लिख रहा था। और उसके अलावा मैंने वायलिन बजाना सीखा है, और क्लासिकल सिंगिंग सीखी है, और माइम सीखी है। सबसे पहले मैं माइम के बारे में जानना चाहूँगी। माइम एग्जैक्टली क्या है, ये सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। माइम को अगर हिंदी में बोले तो मुकाबिना बोलते हैं। मुकाबिना मतलब जिसमें हमारे को बोलना ही नहीं है, हमारी बॉडी के जेस्चर से, हमारे चेहरे के भाव भंगिमाओं से ही हमें किसी को अपने दुख के बारे में, सुख के बारे में, या जो भी घटना है, जैसे नाटक होता है तो हम उसको कैसे मजबूत बना सकते हैं, उसके डायलॉग्स के साथ में, उसके डायलॉग्स की पिच को बढ़ा के, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के हम नाटक को अच्छा सुंदर बनाते हैं। वैसे ही माइम में हम हमारे एक्सप्रेशंस को ज़्यादा लाउड करके और हमारी बॉडी के एक्सप्रेशंस को यूज़ करके, जेस्चर को यूज़ करके हमारी चीज़ को दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं। भारतीय सरकार ने भी इसको रेयर आर्ट्स की ग्रुप में डाला हुआ है। मैंने ये कला निरंजन गोस्वामी जी, श्री पद्मश्री निरंजन गोस्वामी जी से सीखी है, इंडियन माइम थिएटर के जो डायरेक्टर हैं कलकत्ता में। तो 97 में मेरा एक फ्रेंड गया था वहाँ सीखने के लिए, उसने आके हमारे को सिखाया। और धीरे धीरे फिर हम निरंजन दादा के होके रह गए। तो ये क्यों सोचा आपने कि आपको माइम ही सीखना है? थिएटर के, आप थिएटर में और भी कोई और विधा अपना सकते थे, थिएटर भी कर सकते थे, माइम ही की क्यों महसूस किया आपने ज़रूरत माइम करना है मुझे? एक तो कारण ये था कि जयपुर में माइम कोई करता ही नहीं था। हाँ जी, बिल्कुल। जब हम कॉलेज फेस्ट में जाते थे तो माइम लिखने वाले शायद हम पहले लोग होते थे। उससे पहले नाटक आती थी, लोग डांस करते थे, ग्रुप डांस, ग्रुप सॉन्ग्स, सब ग्रुप म्यूजिक सब होता था, पर माइम जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तो हमें लगा ये कुछ अलग है। फिर जब हमने गुरु जी से सीखा और कुछ किए, 2-4 जगह हम प्रेजेंटेशन दी, तो हमारे को ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला। कॉलेज के 3 साल में हम 3 इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल जीते, इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल जीते, और भी जो इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में गए। हर जगह हम लगभग फर्स्ट प्राइज़ नहीं तो सेकंड प्राइज़, बिना प्राइज़ के हम नहीं आते थे। तो 3 साल में मेरे ग्रुप ने लगभग 25 या 26 माइम में प्राइज़ जीते। तो हमें लगा कि शायद यही लाइन सबसे अच्छी है। फिर सेम टाइम हमें पता पड़ा कि ये रेयर आर्ट की कैटेगरी में आ गई है। फिर हमें गुरुजी इतने ज़्यादा शांत और इतने मतलब जब बेहतरीन गुरु मिले, तो फिर माइम के ही होते हुए चले गए हम धीरे धीरे। फिर हमें लगा कि ड्रामा तो बहुत करते हैं, नाटककार बहुत सारे, पर माइम करने वाला कोई नहीं है। फिर पहली बार 2009 में मेरे ग्रुप ने राजस्थान का पहला माइम का एक वर्कशॉप लगाया, और उसमें निरंजन गोस्वामी जी भी आए, और वर्कशॉप बहुत सफल रहा। तो हमें लगा कि अब हमें माइम ही करना चाहिए। आप ग्रुप की बात करें, आपने अभी भी बोला मुझे ग्रुप बनाया था, ये ग्रुप का किस तरह का ग्रुप था, कैसे फॉर्म किया आपने, इसके बारे में थोड़ा सा बताया। ये 98 जब हम कॉलेज में थे तो हम 7 दोस्तों ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा रेनबो ग्रुप। बाद में जाके वो रेनबो कल्चरल सोसाइटी हो गई, क्योंकि सरकार से भी जुड़े। फिर अभी तो हमें रेपेटरी भी है हमारी, जिसमें हम बच्चों को सिखाते हैं, और सरकार से भी ग्रांट मिलती है, और उसमें हम लगातार काम कर रहे हैं माइम पे। तो सरकार से किस तरह का सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? बीच में तो ऐसा हुआ कि जब ग्रेजुएशन करके निकलते हैं ना,
तो सबको लगता है कि अब परिवार के कमाने वाले सदस्य बन जाएं। तो जैसे मैंने फार्मा ज्वाइन कर लिया, किसी ने अपना बिजनेस ज्वाइन कर लिया, एक फ्रेंड मेरा लेक्चरर हो गया, एक रेडियो में चला गया, तो सब अलग अलग जगह पे चले गए। तो हम बहुत साल तक अलग रहे। पर उसके बाद क्योंकि सबके दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी कि हमें कुछ करना है, अपने मन का करना है। और हम ये जानते थे कि कितनी भी नौकरियां कर लें, वो खुशी जो आदमी को अपनी कला के अंदर मिल सकती है वो नहीं मिल सकती थी। इसलिए हमने वापस उसको लगभग 10-12 साल के गैप के बाद वापस हम ने चालू किया। उसके बाद हमने जो बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से सरकार में भी एप्लीकेशन लगाई और अपने ग्रुप को भी नर्चर किया और लोगों के ग्रुप, बच्चों के ग्रुप को सिखाना चालू किया। मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि पेट भरने के लिए साइड में कुछ ना कुछ काम, कोई नौकरी या कुछ होना ज़रूरी है परिवार चलाने के लिए? काफ़ी हद तक, क्योंकि क्या है कि कला में पैसा बहुत है। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ में पैसा तो हर चीज़ में है, पर किसी में 2 साल बाद आने लगता है, किसी में 10 साल बाद आने लगता है। कला के क्षेत्र में ये जो समय है ये थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि कला में आप ये सोचें कि मैं 2 पेंटिंग बना के बेच के खा लूँगा, या मेरी पहली एग्जीबिशन में 4 पेंटिंग बिक जाएंगी, या पहली बार माइम देखते ही कोई मेरे को इतना कोई इनाम दे देगा, या कोई संस्था मुझे अडॉप्ट कर लेगी। तो ऐसा नहीं है। जब तक आप किसी भी कला के अंदर प्रोफिशिएंसी वाली स्थिति पर नहीं पहुंचते हैं, मतलब उसकी गहराई के अंदर नहीं जाते हैं, तब तक कला आपको वापस रिटर्न देने में थोड़ा सा टाइम लेती है। बहुत बड़े बड़े मैंने कलाकार देखे जिनको वो सुखी बहुत हैं क्योंकि वो अपने मन का काम कर रहे हैं, पर अगर जेब की बात करें तो जेब से उतने वजनी नहीं होते हैं, क्योंकि वो कभी भी उस कला से उतना नहीं कमा पाते। ये एक बड़ी समस्या भी है कला के क्षेत्र में। हाँ, सरकार से भी उतना जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतना सरकार से आज तक भी नहीं मिलता। हर कलाकार को ये रहता है कि कम मिलता है, पर हम उसको नहीं कर सकते। हम हमारी कला को संवर्धित कर सकते हैं। जितना कला को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो एक समय जरूर आएगा जब हम कला से कमाएंगे। हर कलाकार को ये तो विश्वास रख के ही चलना पड़ेगा, नहीं तो कला ही खत्म हो जाएगी। सही बात है। अच्छा, अभी जैसे आप बता रहे कि बच्चों को भी आप सिखाते हैं, क्लासेस आप लोग ले रहे हैं, तो अभी की अगर मैं बात करूँ तो माइम की क्या स्थिति बनी हुई है? कितना लोगों में इंटरेस्ट है, बच्चों में या यूथ में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं? कुछ शोज़ वगैरह होते हैं जयपुर में इस तरह के, उसके बारे में? शोज़ भी होते हैं, और अच्छी बात यह है कि हमने 2009 में जब माइम का पहला वर्कशॉप लगाया तो हमने सोचा था 35-40 स्टूडेंट आएंगे, और वो 35-40 स्टूडेंट जो भी सीखेंगे स्कूल के बच्चे आएंगे। पर जब हमें लगा कि हम अकेले ही थे जो माइम को समझना चाहते थे, और उसमें बहुत मंझे हुए कलाकार भी आए, कुछ दूरदर्शन के कलाकार भी आए, कुछ नाटक में जो 5-5, 7-7 साल से बच्चे काम कर रहे थे वो भी आए, और उन्होंने बहुत ही मन लगा के वो 7 दिन का कैंप अटेंड किया। और उसके बाद उन्होंने खुद के ग्रुप फॉर्म किए। आज जयपुर में कम से कम 5 से 6 संस्थाएं हैं जो माइम पे काम करती हैं। उन्होंने अपनी रेपर्टरी बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं और लगातार स्कूल्स में जाके सिखा रहे हैं। तो जो हमने एक बीज लगाया था उससे अब बगिया तो बनने लग गई है। अब लगता है कि एक दिन बड़ा बागीचा भी हमारे पास होगा जिसके अंदर बहुत सारे कलाकार काम करेंगे, क्योंकि माइम बहुत ही प्यारी कला है और इसके अंदर आपको दिखाने के लिए इतना कुछ है कि मतलब सीमाएं तो कुछ हो ही नहीं सकती इसके अंदर। आप अपना चेहरे से जितना यूज़ कर सकें, अपनी बॉडी से जितना यूज़ कर सकें। और पहले हमें लगता था शुरू में, क्योंकि माइम लोगों ने देखी थी तो शायद सबसे पहले चार्ली चैपलिन को लोगों ने देखा होगा। चार्ली चैपलिन को देखा होगा तो चार्ली चैपलिन वॉज ए कॉमेडियन ओनली, और उनकी माइम ऐसी होती थी कि वो स्पीडी कैमरा चलता था और भागते दौड़ते लोगों को हंसी आती थी। तो माइम जो शुरू में हमसे पहले कुछ लोग करते भी होंगे ना, तो वो केवल कॉमेडी को करने की कोशिश करती थी कि कॉमेडी से एक दर्शक जल्दी जुड़ जाता है। पर जब हमने हमारे गुरुजी से सीखा तो पता चला कि टैगोर की लिखी हुई बहुत जो दर्द वाले जो कथाएं हैं वो भी उन्होंने माइम से की हैं, और बहुत सारे इंटरनेशनल ऐसे प्रोडक्शन हुए जिनमें कॉमेडी या हंसी के नाम पे कुछ था ही नहीं। तो अब हमने भी उसको अडॉप्ट करते हुए हमने मीराबाई पे एक माइम बनाई मेरे ग्रुप ने, जो बहुत ही अच्छी बन पाई। फिर टैगोर के एक नाटक को लेके हमने माइम बनाई, वो भी बहुत पसंद की गई। तो अब सीरियस ड्रामा भी हम माइम में करने लगे हैं। मतलब एक सोशल मैसेज भी अगर देना चाहे तो माइम के जरिए दिया जा सकता है, ये नहीं कि कॉमेडी वाला ही हमसे जी। अभी भी जो मैं जिस माइम पे काम कर रहा हूँ वो मैंने एक जो मोची होता है कॉबलर को वॉच किया है बैठ के, क्योंकि जब तक आपको कुछ भी सीखना है तो उसको बहुत गहराई से देखना पड़ेगा। और मुझे लगा कि मैं लोगों को बताऊं कि एक मोची की लाइफ में पूरे दिन कैसा निकलता है। तो वो मैंने उसकी एक माइम बना के एंड ओल्ड कॉबलर के नाम से एक माइम
जिसको मैं सोलो करता हूँ, जी। अकेला मेरा प्रेजेंटेशन है, 15 मिनट की वो है। तो वो अभी जयपुर में भी रंग राजस्थान में मैंने उसको प्रेजेंटेशन किया था, पर क्योंकि वो हमने ओपन में फुटपाथ पे किया था तो उसको मैंने केवल 8.5 मिनट का ही किया था। जी। और अभी मैं कलकत्ता जा रहा हूँ 25 से 30 तारीख तक, कलकत्ता में माइम फेस्टिवल है, उसमें वो पूरा 15 मिनट का प्रेजेंटेशन। इसमें जो आप फेस पे आप लोग कलर्स वगैरह लगाते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों होती है? ये ज़रूरी होता है ऐसा कुछ करना? उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना देखिए, चाहूँगी। कलर ज़्यादातर वाइट करते हैं फेस। हाँ जी। वाइट फेस करने का कारण एक ही होता है, क्योंकि हम कला में कभी भी किसी जाति को जी। या औरत मर्द के डिफरेंस को या छोटे बड़े के डिफरेंस को हम कला में नहीं दिखाना चाहते। तो वो वाइट फेस करने से जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि एक तो हमारे जो एक्सप्रेशन है वो लाउड हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि हम जैसे ये हमारी वो है, इसकी जगह हम ऊपर बनाते हैं ताकि दिख सके, लिप्स को बड़ा कर देते हैं, है ना। तो उससे एक तो हमारे जो एक्सप्रेशन से लाउड हो जाते हैं, दूसरा फिर हमारे पास ये नहीं रहता है कि सारे कलाकार एक से होते हैं। वो जो सिमिलिटी जो होती है ना, वही माइम को बड़ा बनाती है, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि जैसे एक कलाकार है जो 20 साल से नाटक कर रहा है, एक कलाकार है 2 साल से कर रहा है, एक है जो पहली बार ही नाटक कर रहा है। तो वो हम जब नाटक करते हैं तो वो डिफ्रेंशिएशन दिखता है। जैसे बड़ा कलाकार आएगा तो लगेगा अरे यार वो आ गए, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। पर माइम में जब सभी वाइट फेस करके जाएंगे, सभी एक से दिखेंगे, तो केवल कला बोलेगी। जी जी जी, बिल्कुल। कलाकार का बाद में पता पड़ता है कि कौन कलाकार था। और केवल कला जो आती है वो निखर के आती है। तो इसका बड़ा बेनिफिट है वाइट फेस करके जो माइम होती है उसका, और एक अलग मज़ा है, क्योंकि उसके अंदर हमारे को और ज़्यादा करके दिखाने का एक मौका मिलता है। क्योंकि जितने ज़्यादा प्रॉप यूज़ करेंगे वो चीज़ उतनी ईजी होती चली जाएगी। और माइम मैं मानता हूँ कि कला ही इस चीज़ की है कि जो स्टेज पे नहीं है उसको दिखाने की कला ही माइम है। उसमें हम ना कोई भी प्रॉप ना यूज़ करें। हमें चाय पीनी है तो हमारे पास कप नहीं होना चाहिए, हमें पानी पीनी है तो बॉटल नहीं होनी चाहिए, या हमारे को बाग में घूमना है तो हमारे साथ जो कुछ भी है वो नहीं होना चाहिए, या हमारे को कुछ भी करना है, पतंग उड़ानी है तो पतंग डोर नहीं होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमें सब इस्टेब्लिश करना है। तो वो माइम का बेनिफिट यही मिलता है कि माइम के अंदर हम वो सब इस्टेब्लिश करते हैं कि उसके अंदर हमारे को दूरियों का, गैप का, ऊंचाई नीचाई का सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो माइम थोड़ी सी ज़्यादा गहन हो जाती है, टफ हो जाती है, पर वाइट फेस करने से वो ज़्यादा अलाउड होकर निकलती है। माइम सीखने की कोई एज है? किस एज से शुरू करना चाहिए? अगर कोई सीखना चाहे तो बचपन से शुरू करना चाहिए या कि किसी भी एज में सीखी जा सकती है? देखिए, किसी भी कला को अगर बचपन से चालू करते हैं तो उसमें निखार आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि जितने भी आप देखिए कथक डांसर्स हैं 2-2, 3-3 साल की उम्र से बच्चियाँ सीखने लग जाती हैं, या आजकल कंटेम्प्रेरी डांस वाले बच्चे भी 2-2, 4-4 साल के एज से सीखने लग जाते हैं। जो म्यूज़िक घराने हैं वो अपने बच्चों को 2 साल की उम्र से ही बांसुरी बजाना सिखाना या संतूर बजाना सिखाना चालू कर देते हैं। उसका बेनिफिट तो मिलता ही है। पर कला जो है ना, ये बिल्कुल सच है कि कला किसी को सिखाई नहीं जा सकती। कला केवल संवर्धित की जा सकती है। वो इनहेरेंट होती है। नहीं तो हर आदमी ही पेंटर हो जाता। भाई जो भी चाहता वही पेंटर बन जाता, ये हर आदमी सिंगर बन जाता, जो चाहता वही गाना गाने लग जाता। पर ऐसा क्यों होता है कि 1000 में से एक ही सिंगर निकलता है? क्योंकि वो उसके ब्लड में था, या तो डीएनए में था, या उसके अंदर वो इनहेरेंट क्वालिटी थी बचपन से, जिसको हो सकता है 40 साल की उम्र के बाद मौका मिला हो या 2 साल की उम्र में मौका मिल गया हो। तो कला सीखने की कोई कला, वो टाइम डेट, वो नहीं, एज नहीं है। माइम को 40 साल वाला एज वाला सीख सकता है, 2 साल वाला भी चालू कर सकता है, 15 साल वाला भी सीख सकता है। अगर उसमें वो माइम करने की है इनहेरेंट क्वालिटी, एक्टिंग करने की इनहेरेंट क्वालिटी, तो किसी भी एज में सीख सकता है। आपने किस एज में शुरू की थी? मैंने एज में शुरू की थी जब मैं फर्स्ट ईयर में था। अच्छा जी। अच्छा, जब आपने सीखना शुरू किया माइम का, या फिर आपने अपने घर में भी बताया होगा कि मैं माइम आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, या तो पेरेंट्स का, बाकी सब लोग का रिएक्शन किस तरह का रहा था? तो आमतौर पे पेरेंट्स नहीं चाहते कि बच्चा थिएटर करे या इस तरह की चीज़ें करे। उनके लिए तो इंजीनियर, डॉक्टर या गवर्नमेंट जॉब वो प्रेफर करते हैं पेरेंट्स। एक्चुअली मेरे फादर एग्रीकल्चर में थे और डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर रहे। तो उनका ये कहना था कि वो शायद कभी मदद नहीं करेंगे हमारी, कि हमारे को कभी जॉब पकड़ना है या कोई कहीं मैं जाके इतनी बड़ी पोस्ट में हूँ तो जाके किसी को कहूँगा कि भैया मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी में ले लो। आपको जो करना है वो आपको खुद को करना है, बंदिश कुछ नहीं है। मेरे फादर की तरफ से कोई बंदिश नहीं थी। तो जब पहली बार माइम करके आए तो घर वालों को तो पता ही नहीं था माइम होता क्या है, जैसे दूसरे होते वैसे ही होते। पर जब पहली बार इनाम लेके आए माइम के अंदर तो लगा कि हाँ बच्चे कुछ कर रहे हैं। फिर ये हुआ कि कॉलेज में जब हमने लगातार 3-4 साल तक लगातार हम इनाम लाते ही लाते रहे, तो घर वालों को लगा हाँ कुछ तो अच्छा तो कर रहे हैं।
तो माइम सीखने में तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया घर वालों ने। और किस्मत से जब भी दादा ने हमारे को कलकत्ता बुलाया सीखने के लिए तो हम जा पाए, कुछ ऐसी मतलब रास्ते बन पाए कि हम उसको सीखते चले गए। हमने माइम के बारे में तो बात की, आप पेंटिंग भी करते हैं, अब मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। माइम करते करते पेंटिंग, या बचपन से आप पेंटिंग कर रहे थे, फिर आप माइम में चले गए, फिर साथ में पेंटिंग भी, कैसे ये सारी चीज़ें, पहले तो मैनेज कैसे करते हैं सारी चीज़ें? कोई माइम को भी आपको पूरा टाइम देना है, घर भी घर भी है, घर की भी जिम्मेदारी है, बच्चे हैं, फैमिली है पूरी आपकी, और फिर पेंटिंग भी आप कर रहे हैं। और मैं यहाँ पीछे भी देख रही हूँ आप पेपर से भी बनाते हैं, कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं? एक्चुअली मेरा ये मानना है, कोई भी दुनिया का कलाकार वो केवल एक कला के लिए नहीं होता, क्योंकि कला जो है वो यहाँ से निकलती है, दिमाग से निकलती है। अगर किसी कलाकार को मैं मानता हूँ, अगर अच्छे पेंटर के हाथ किसी एक्सीडेंट में कट जाए तो शायद प्यार से ही वो पेंटिंग बनाना चालू कर सकता है। ऐसे बहुत सारे देखे भी हैं लोग। तो एक जो अच्छा म्यूजिशियन होता है वो कहीं ना कहीं अच्छा सिंगर भी होता है। और वो जो अच्छा सिंगर है, क्योंकि हमारे गुरुजी का ये मानना है कि अगर आपको अच्छा स्टेज परफॉर्मर बनना है तो आपको काव्य समझ में आना चाहिए कि कविता क्या चीज़ होती है, और आपको संगीत समझ में आना चाहिए संगीत क्या है। क्योंकि काव्य तो आपको डायलॉग्स याद करने में, शब्दों को समझने में आपको महत्वपूर्ण रोल करेगा, और जो संगीत है वो आपकी कला में लय लाएगा, रिदम डेवलप करेगा। तो हर कलाकार हर कला को कर सकता है। हाँ, डेवलप कौन कौन सी होती है ये उस पर डिपेंड करता है। मैं बचपन से ही पेंटिंग कर रहा था, और पेंटिंग में कार्टून से चालू करके ह्यूमन स्पाइडरमैन से बनाते बनाते फिर ह्यूमन फिगर्स बनाने लगा। कहीं सीखा नहीं, पर ये हुआ कि मैं लोगों की मदद करता था बचपन से ही। जैसे कई बार बच्चे आ जाते थे, भैया हमारे को ये साइंस का प्रोजेक्ट नहीं बन पा रहा, मैं बना के देता था। और होता ये था कि जिसका बना के दिया उसको फर्स्ट प्राइज़ मिलना है, मतलब ये श्योर था कि फर्स्ट प्राइज़ लेके आएगा। तो वो दूसरों के लिए करते करते फिर मैं ग्रीटिंग कार्ड्स बना के सेल करता था खुद का जेब खर्च निकालने के लिए। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जिसके कारण मुझे लगा पेंटिंग करनी चाहिए। फिर धीरे 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 वो चीज़ भी निखरती चली गई, तो पेंटिंग भी लगातार करता रहा। पहले भी 2 एग्जीबिशन जवाहर कला केंद्र में कर चुका हूँ, और अब की बार जो ये पेंटिंग आप देख रहे हैं ये एक नया काम है, क्योंकि ये मेरे बच्चों से ही इंस्पिरेशन मिला। वो पेपर्स बहुत वेस्ट कर रहे थे, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि भाई पेपर्स से कितने पेड़ काटने पड़ते हैं। तो मेरे बेटे ने पूछा कि भाई इतने से पेपर से कितने पेड़ कटेंगे। तो मैंने ये कहा कि ये पेड़ों का तो पता नहीं, पर एक डाली कटी होगी, और अगर उस डाली पे कोई चिड़िया रहती होगी तो उस चिड़िया की मौत अपने सिर पे है। तो वी ऑल गॉट सीरियस कि अरे यार ये तो ऐसा मैटर है कि हमने कभी सोचा नहीं। फिर कुछ घटनाएं ऐसी देखी मानसरोवर में भी कि एक पार्क डेवलप हुआ, तो उस पार्क की जगह एक रेत का टीला होता था, वहाँ बहुत सारी काली चिड़ियाँ रहती थी, और रातों रात वहाँ दीवार बना दी गई, वो सारी चिड़ियाओं की कब्र वहीं बन गई। तो ऐसा लगा कि हम कुछ करते ही नहीं है। फिर मैंने चिड़ियाओं के बारे में पढ़ना चालू किया, तो चिड़ियाओं की लाइफ को जो पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमसे ज़्यादा सोशल है, हमसे ज़्यादा समझदार है, हमसे ज़्यादा प्यार जताने वाली है, और उनकी सोसाइटी इतनी सुलझी हुई है कि हमारे जैसे लड़ते झगड़ते नहीं है इंसानों की तरह। कई पक्षी ऐसे मिले जो लाइफ में एक ही पार्टनर सेलेक्ट करते हैं, कई पक्षी ऐसे मिले जो अपना एरिया बांट के काम चलाते हैं, कई पक्षी ऐसे मिले जो आपस में गेम खेलते हैं, कई पक्षी ऐसे देखते हैं एक दूसरे को रिझाने के लिए नई नई कलाएँ बनाते हैं, अपने बच्चों को पालने के लिए मतलब चिड़ा और चिड़ी दोनों बहुत मेहनत करते हैं। ये सब चीज़ें देखने को मिला कि वो कितने बढ़िया कलाकार हैं। तो मुझे लगा कि पक्षियों को बचाने के लिए हम इनिशिएट कहाँ से करें, अपनी आर्ट को यूज़ करके ही करते हैं। और फिर मुझे दिमाग में आया कि जो वेस्ट पेपर जो हमारे घर में हो रहा है या स्कूल में हो रहा है, उन वेस्ट पेपर्स को कलेक्ट किया जाए। फिर एक 12 साल की बच्ची से मैंने ये जापानीज़ आर्ट होती है पेपर क्विलिंग, उसको सीखा। उसको सीख के फिर मैंने उस नई आर्ट को और पुराने पेपर्स के साथ मिला के और नई कलाकृतियाँ बना दी। पहले तो आप मुझे बताइए, आपने बताया कि 2 एग्जीबिशन आपकी लगी थी, पेंटिंग एग्जीबिशन जवाहर कला केंद्र में, तो किस तरह की मीडियम में आप पेंटिंग करते थे, किस तरह की विधा में कर रहे थे पेंटिंग? उसके बाद शुरू में देखिए, शुरू में तो हम पोस्टर कलर यूज़ करते थे जी। पहले पेंसिल कलर से लाइफ चालू होती है हर बच्चे की। हाँ जी। फिर पोस्टर कलर से करने लगे। उसके बाद जब से एक्रिलिक कलर आया तो एक्रिलिक कलर से ही करने लग गए, क्योंकि उसमें थोड़े झंझट कम थे, मिलना अच्छा था, कलर्स की वैरायटी बहुत थी। तो एक्रिलिक कलर ही कोई मीडियम बना के करता हूँ मैं। अभी भी जो पेंटिंग आप देखेंगे इसमें पीछे एक्रिलिक कलर है और ऊपर कागज़ का काम है जी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ये आपने पीछे भी, मेरे पीछे भी मुझे दिखाई दे रही, इतना बड़ा सारा एक पक्षी आपने बना रखा है। ये बहुत मेहनत का काम है, बारीक काम है और टाइम कंज्यूमिंग बहुत है।
इसी पेंटिंग के बाद इसी के बारे में मुझे बताइए, कितना टाइम लगा होगा आपको इसे बनाने में? इस पेंटिंग को बनाने में 3 महीने लगे मुझे इस पेंटिंग 3 को। महीने आपको जी। लगे। आप इसको ड्रॉ नहीं करते? नहीं, सीधे बनाते सीधा हैं? बनाता हूँ। कैसे बनाते हैं ये बताएं। सीधा बनाने में यह है कि बचपन से ही मेरे पापा ने मुझे ये सिखाई चीज़, मैं अपने बच्चों को भी ये सिखा रहा हूँ कि जब भी आपको स्केच बनाएं या स्कूल का काम करें तो इरेज़र या रबर हम जो रहते हैं वो पास में ना रखें। जी। क्योंकि जब भी आप इरेज़र होगा आपके पास में तो आपको एक सुविधा मिलेगी करेक्शन करने की, तो आप गलती करने के लिए फ्री हो जाएंगे। तो आप इरेज़र को पास में रखिए, आप सीधी लाइन से खींचने लग जाएंगे बिना स्केल के भी, क्योंकि आपको पता है स्केल है नहीं है उसके, अगर मैं लाइन टेढ़ी करूँगा, अगर टेढ़ी कर दी इरेज़र से मिटा दूंगा, पर इरेज़र नहीं है तो क्या करूँगा। तो आप कोशिश करेंगे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बार में, कभी ना कभी आप अच्छा बनाने लग जाएंगे। तो वही मैंने बचपन से सीखा। तो मैं कभी भी ट्रेसिंग करके या लोग जो ब्लॉक बना के पेंटिंग करते हैं, हाँ। उस तरह से मैंने कभी की नहीं। जब भी जैसे पेंटिंग करता हूँ तो डायरेक्ट कलर से करता हूँ, और डायरेक्ट कलर से करने में भी गलती नहीं होती है, क्योंकि आपके दिमाग में आपको पता है कि आपको कहाँ तक लाइन ले जानी, तो हाथ अपने आप वहाँ रुक जाता है। तो उसी तरह से जब ये चिड़ियाएँ बनाई तो मेरे को लगा कि चिड़ियाओं की आउटलाइनिंग बना के, उसकी एक फ्रेमिंग बना के, उसके अंदर कागज़ को फिल करना, तो फिर ये तो छोटे बच्चे ही करते हैं, इसमें नया क्या है। तो नए के लिए ये किया कि उनको नए शेप दी मैंने, कागज़ को शेप भी नहीं दी, कागज़ पुराने यूज़ किए, स्ट्रिप भी खुद ने बनाई, और उसके बाद में मैंने उसको अपने हाथ में बनाया चिड़िया को। जैसे मैं ज़्यादातर चिड़ियाओं को मैं आईज से चालू करता हूँ, ठीक है, ताकि आई का अगर आपने साइज़ बना लिया तो उसके हिसाब से उसकी पूरी जो बॉडी है उसका साइज़ आपका बन जाएगा। क्योंकि आंखें, इंसान का भी चेहरा जब बनाते हैं लोग तो सबसे पहले आंखों को बनाना करते हैं, आंख अच्छी बन गई तो पूरा चेहरा अच्छा बन जाएगा। वैसे चिड़िया की आंख बनाता हूँ, उसके बाद उसका सिर का, गले का पार्ट बनाते बनाते उसकी बॉडी पूरी बनाते, और वो चिड़िया हाथ में बनती है एक एक पीस जुड़ के, फिर पूरी बनने के बाद मैं उसको शीट पे पेस्ट करता हूँ। आपने हर जो भी चिड़िया बनाई है, जो भी पक्षी बनाए, उनके बारे में जानकारी भी पूरी दी है। ये सारी वो सारी जानकारी आपको कहाँ से आपने ली? इंटरनेट से? नहीं, देखिए इंटरनेट पे मैं विश्वास तो करता हूँ, इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है, लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं, पर फिर भी ऐसा है कि किसी चीज़ को अगर 50 बार झूठ लिख दिया जाए तो गूगल उसको मानने लग जाता है कि सच हो गया। तो उसको भी अब 100% ये नहीं मान सकते कि जो इंटरनेट में जो अवेलेबल है वो जानकारी सही है। तो मैंने तो बुक्स का ही सहारा लिया, और बुक्स में कुछ बुक्स बहुत अच्छी मिली, इंडियन राइटर्स की, डॉक्टर सिंह की बुक्स लिखी हुई है, जयपुर की बर्ड्स पे, आगरा की बर्ड्स पे, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, वो सारी बुक्स पढ़ी। साथ में ही मैं एक बुक दिखाऊंगा आपको जो मैंने, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, ये एल ऑस्टिन की लिखी हुई बुक है, बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। इसके अंदर शायद उन्होंने दुनिया की सारी बुक्स चिड़ियाओं को इनकॉर्पोरेट किया है, उनकी डिटेल्स भी बहुत दी है, तो इसके अंदर से मैंने काफ़ी कुछ लिया। कलर मैच कैसे करते हैं, सारे कलर्स मिलना, क्योंकि जो बर्ड बने हैं मतलब उनका कलर कैसे, स्कीम कैसे मैच करते हैं? क्या वो पेपर आपको मिल जाते हैं इजीली, या फिर उन पे आप कलर करते हैं? नहीं, कलर नहीं करता हूँ। मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था, क्योंकि जुनून तो ये था कि पूरा अपने को वेस्ट पेपर से बनाना है। अब मैं जैसे फ्रेश पेपर से बनाते हैं तो मार्केट में कलर्स मिल जाते हैं, पर रेस्ट्रिक्शन है, मार्केट में 10-15 कलर की स्ट्रिप्स ही मिलती हैं, ज़्यादा कलर्स की नहीं मिलती है। तो अगर आपको वैसे भी अगर कोई पेंटिंग बनानी है और कोई डिफरेंट कलर बनाना है तो आपको खुद को स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। हो सकता है पेंट भी करना पड़े पेपर को। हाँ, इनमें मैंने पेंट नहीं किया, इनमें मैंने काफ़ी इंतज़ार किया, क्योंकि जैसे ग्रे कलर के पेपर्स थे या ब्राउन कलर के पेपर्स थे, वो छोटे बच्चे यूज़ नहीं करते, फ्लोरेसेंट कलर यूज़ करते हैं, लाल पीले हरे गुलाबी कलर तो बहुत यूज़ करते हैं वो। तो उनके लिए मुझे बड़े बच्चों तक अप्रोच करना पड़ा, जो साइंस के बड़े प्रोजेक्ट बनाते थे, तो वो वहाँ से मुझे मिली। पर हाँ, ये जो थोड़े से डार्क कलर से, ये थोड़े से कम भी यूज़ होते हैं, मैंने देखा। पक्षी बहुत कलरफुल है, तो फर्स्ट उसमें तो मैंने ज़्यादातर कलरफुल पक्षी जो पेपर्स अवेलेबल थे उसको भी ध्यान रख के और बनाए। अब आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है और नया क्या करने वाले हैं आप? नए में तो इसी पक्षी की जो श्रृंखला है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, कुछ और पक्षी बनाने के लिए सोचा है। जैसे मैंने अभी तक छोटी बर्ड्स जो हैं उनको बनाया है, ये बड़ा बाज भी बनाया है, पर कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जैसे वल्चर्स हैं जो दुनिया से ख़त्म हो रहे हैं, इसमें मैंने अभी तक वल्चर्स पे काम नहीं किया है। उसके अलावा पीजेंट्स हैं, जो मोर की जो जाति है, जो कलरफुल बर्ड्स हैं, उनमें मैंने काम नहीं किया है अभी तक। डक्स पे मैंने काम नहीं किया है। तो ऐसे बहुत सारे पक्षियों के अभी सेगमेंट है, क्योंकि पक्षियों की हज़ारों तरह की वो है, तो उनको ही अभी और बढ़ाऊंगा। और फ्यूचर में तो ये सोच रहा हूँ कि कुछ और पेंटिंग्स के साथ में एक और कला प्रदर्शनी लगाऊँ। फैमिली से, वाइफ से किस तरह से सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आपका काम बहुत क्रिएटिव फील्ड है सारा,
बहुत टाइम आपको कंज्यूम करना पड़ता होगा, तो वहाँ से किस तरह से सपोर्ट रहता है उनका? देखिए, सपोर्ट जब तक मैं जॉब करता था तो मुझे कभी याद नहीं है कि मेरी वाइफ ने कभी ये कहा होगा कि आप जॉब को बीच में छोड़ के आओ, घर में आपकी ज़रूरत है। तो तब जब मैं बहुत अच्छा कमा रहा था तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज की सपोर्ट में मैं ये मानता हूँ कि जैसे कोरोना के कारण बिजनेस के अंदर बहुत घाटा लगा, उसके बाद मैं अभी आर्ट की पूरी फील्ड में काम कर रहा हूँ, पेंटिंग बना रहा हूँ, माइम कर रहा हूँ, तो इसमें पैसा आने का एक ज़रिया है जो धीरे धीरे आएगा। पर इस समय भी मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। वो एक क्वालिफाइड योगा टीचर है, उन्होंने 3 यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड है और अभी MSc कर रहे हैं योगा के अंदर ही। तो वो उन्होंने अपने अर्निंग चालू किया जिससे कि हमारे घर का बैलेंस हो सके। जब मेरा पैसा नहीं आ रहा है तो वो कमा रहे हैं, और जब उनका पैसा नहीं आ रहा था तो मैं कमा रहा था, तो वो पूरा घर संभाल रहे थे। आज मैं उनको घर में भी सपोर्ट करता हूँ, तो दोनों मिलके हम काम चलाते हैं। तो कभी भी मतलब उससे बड़ा सपोर्ट तो मेरे को आज तक कभी किसी से मिला नहीं। जी बिल्कुल। मैं चाह रही थी जो मैसेज अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को देना चाहें प्लीज़। मेरा मैसेज तो एक ही रहेगा कि खुद पे पूरा विश्वास रखें और जिस भी काम को करें उसको धुन के साथ करें, लगन के साथ करें, और छोटी मोटी चीज़ को देखते हुए छोड़े नहीं। हर चीज़ में सफलता है, हर कला के अंदर पैसा है, और जो आप चाहेंगे वो मिलेगा अगर आप अपने पे विश्वास रखेंगे। थैंक यू सो मच, टाइम आपने दिया हमारे दर्शकों को, पत्रिका टीवी को, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ पत्रिका टीवी में जाने माने माइम आर्टिस्ट और पेंटर विचित्र सिंह जी, जिनका कहना है कि जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं ज़रूर करिए, कड़ी मेहनत कीजिए, और जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। पत्रिका टीवी के लिए कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ राखी अजेला।